पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे लेक बेरिएसा की उस दोपहर ज़ोडियाक ने पहली बार अपना चेहरा, या यूं कहें अपना क्रॉस हेयर वाला साया, किसी जिंदा गवाह के सामने पेश किया। ब्रायन हार्टनेल बचकर उसकी कहानी दुनिया को बता सका। लेकिन उस हमले के करीब 2 हफ्तों बाद 11 अक्टूबर 1969 की एक रात ज़ोडियाक ने अपना अंदाज पूरी तरह बदल दिया। इस बार कोई सुनसान लवर्स लेन नहीं, कोई झील का किनारा नहीं, बल्कि सैन फ्रांसिस्को के बीचों बीच रोशनी से जगमगाती सड़कों पर आम लोगों की मौजूदगी में यह हमला इतना बेधड़क, इतना बेपरवाह था कि इसने पुलिस को हैरान कर दिया। और इसी हमले में एक ऐसी चूक हुई जिसने शायद हमेशा के लिए ज़ोडियाक को कानून के हाथों से बचा लिया। रात करीब 9:45 बजे का वक्त था। सैन फ्रांसिस्को के मेसन और गिरी स्ट्रीट के चौराहे पर यूनियन स्क्वायर से बस एक ब्लॉक दूर एक आदमी ने एक येलो कैब को हाथ देकर रोका। कैब नंबर 912। गाड़ी चला रहा था 29 साल का पॉल स्टाइन, एक शादीशुदा आदमी जो सैन फ्रांसिस्को स्टेट कॉलेज में इंग्लिश की पढ़ाई भी कर रहा था और अपना खर्च चलाने के लिए रात की शिफ्ट में टैक्सी चलाता था। उस सवारी ने प्रेसिडियो हाइट्स इलाके में वॉशिंगटन और मेपल स्ट्रीट का पता बताया। सैन फ्रांसिस्को का एक पॉश रईस मोहल्ला जो शहर के बड़े मिलिट्री बेस के बिल्कुल पास बसा था। पॉल ने गाड़ी उस दिशा में मोड़ी, लेकिन किसी अनजान वजह से वो बताए गए पते से एक ब्लॉक आगे निकल गया। मेपल स्ट्रीट की बजाय चेरी स्ट्रीट पर जा पहुंचा। शायद सवारी ने ही उसे आगे जाने के लिए कहा हो, शायद पॉल से कोई चूक हो गई हो। यह हमेशा के लिए एक अनसुलझा सवाल बना रहेगा। लेकिन जो भी हुआ हो, यही वो एक ब्लॉक की दूरी थी जिसने पॉल स्टाइन को उसकी जिंदगी की आखिरी जगह तक पहुंचा दिया। जैसे ही गाड़ी चेरी स्ट्रीट पर रुकी, पिछली सीट पर बैठे उस सवारी ने बिना किसी चेतावनी के अपनी 9 मिलीमीटर की पिस्तौल निकाली और पॉल के सिर में, कान के ठीक पीछे एक ही गोली मार दी। मौत लगभग तुरंत हुई। सड़क के उस पार एक घर में 3 किशोर बच्चे खिड़की से ये सब देख रहे थे। उन्होंने देखा कि कैसे हमलावर टैक्सी से बाहर निकला, फिर ड्राइवर की सीट की तरफ घूमकर अंदर गया और वहां कुछ करने लगा। असल में वो उस वक्त पॉल की जेब से बटुआ और चाबियां निकाल रहा था और अपने पास मौजूद चाकू से पॉल की खून से सनी शर्ट का एक टुकड़ा काट रहा था, सबूत के तौर पर रखने के लिए, जैसे कोई अपनी ट्रॉफी जमा कर रहा हो। इसके बाद उसने कैब के अंदर के हिस्से को एक कपड़े से पोंछा, शायद फिंगरप्रिंट्स मिटाने के लिए। यह पूरा काम गोली चलने से लेकर उस आदमी के कैब से निकलने तक शायद 3 मिनट से ज्यादा नहीं चला। बच्चों ने तुरंत अपने घर वालों को बुलाया और पुलिस को फोन किया गया। लेकिन यही वो हुआ जिसने इस पूरे केस की दिशा बदल दी। कॉल के दौरान हुई किसी गलतफहमी की वजह से पुलिस रेडियो पर जो हुलिया प्रसारित हुआ वो पूरी तरह गलत था। बताया गया कि हमलावर एक अश्वेत आदमी था, जबकि असल में वो एक गोरा आदमी था। इस गलत जानकारी का नतीजा भयानक निकला। इलाके में गश्त लगा रही एक पुलिस पेट्रोल कार असली हमलावर से, जो सही हुलिये से मेल खाता था, कुछ ही मिनटों में पास से गुजरी। लेकिन सिर्फ इसलिए उसे रोका नहीं गया क्योंकि वो एक गोरा आदमी था, जबकि रेडियो पर एक अश्वेत संदिग्ध की तलाश का ऐलान हो चुका था। इस घटना ने बाद के सालों में एक अलग ही रहस्य को जन्म दिया। 1 महीने बाद ज़ोडियाक ने खुद एक चिट्ठी में यह दावा किया कि कैब से निकलने के करीब 3 मिनट बाद ही 2 पुलिस वालों ने उसे रोककर पूछा था कि क्या उसने आसपास किसी संदिग्ध को देखा, और उसने बड़ी सफाई से जवाब दिया कि हां, उसने एक आदमी को बंदूक लहराते हुए भागते देखा था और उसी दिशा में इशारा कर दिया। पुलिस वाले उसी दिशा में गाड़ी दौड़ाकर चले गए और वो आराम से पास के पार्क में गायब हो गया। ये दावा सच था या नहीं, इस पर आज भी बहस होती है। जिस अफसर डोनाल्ड फूके पर यह आरोप लगा, उसने बार बार इस बात से इनकार किया कि उसने और उसके पार्टनर एरिक जेल्म्स ने जैक्सन स्ट्रीट पर उस आदमी से बात की थी। लेकिन बरसों बाद एरिक जेल्म्स की विधवा डायना ने दावा किया कि उसके पति ने उसे बताया था कि वो और फूके सच में
उस रात एक आदमी से मिले थे और बात की थी, क्योंकि एरिक इस केस को टीवी पर बहुत ध्यान से फॉलो करता था। अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि पुलिस उस रात असली जोडियाक के इतने करीब पहुंच गई थी कि उससे सीधी बातचीत तक हो गई, और फिर भी वो उनकी नजरों के सामने से निकल गया। शुरुआत में पुलिस ने इसे एक आम टैक्सी डकैती और हत्या समझा। ऐसी वारदातें शहर में कभी कभार होती रहती थी। लेकिन कुछ ही दिनों में सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल के दफ्तर में एक लिफाफा पहुंचा, जिसने इस केस की पूरी तस्वीर बदल दी। चिट्ठी की शुरुआत उसी पहचान से हुई जो अब मशहूर हो चुकी थी। ये जोडियाक बोल रहा है। उसने दावा किया कि वॉशिंगटन और मेपल स्ट्रीट के पास टैक्सी ड्राइवर की हत्या उसी ने की थी, और सबूत के तौर पर लिफाफे में पॉल स्टाइन की खून से सनी शर्ट का एक टुकड़ा भी था। इस टुकड़े ने हर शक को खत्म कर दिया। यह अब किसी आम अपराधी का दावा नहीं था। यह सीधा सीधा हत्यारे और वारदात के बीच का पुख्ता कनेक्शन था। लेकिन इस चिट्ठी में जो सबसे ज्यादा डरावनी बात थी, वो एक धमकी थी जिसने पूरे बे एरिया के माँ बाप की रातों की नींद उड़ा दी। हत्यारे ने लिखा कि स्कूल जाने वाले बच्चे उसके लिए एक अच्छा निशाना हो सकते हैं, और उसने ये भी लिखा कि वो किसी सुबह किसी स्कूल बस का अगला टायर फोड़कर नीचे उतरते बच्चों को एक एक करके गोली मार सकता है। ये धमकी इतनी विस्तृत और इतनी ठंडे दिमाग से लिखी गई थी कि पूरे शहर में दहशत फैल गई। पुलिस और गश्ती विमानों को स्कूल बसों के पीछे लगा दिया गया। हथियारबंद अफसर बसों में सवार होकर बच्चों की सुरक्षा करने लगे, और हफ्तों तक स्कूल जाने वाले हर बच्चे के माँ बाप एक अनजान डर के साथ जीते रहे। कुछ ही दिनों बाद जोडियाक ने एक और चिट्ठी भेजी। इस बार उसमें एक बम का डायग्राम था, जिसे उसने डेथ मशीन यानी मौत की मशीन नाम दिया। उसने दावा किया कि वो इस बम को किसी स्कूल बस के रास्ते में लगाने की योजना बना रहा है। हालांकि ये धमकी कभी सच साबित नहीं हुई, लेकिन इसने ये साफ कर दिया कि जोडियाक सिर्फ बेतरतीब हमलों तक सीमित नहीं था। वो अब सीधे तौर पर पूरे समाज को, खासकर बच्चों और उनके परिवारों को डराने का खेल खेल रहा था। ये एक ऐसा स्तर था जहां हत्यारे की मानसिकता सिर्फ किलिंग से आगे बढ़कर सामूहिक आतंक फैलाने की तरफ मुड़ गई थी। 3 किशोर चश्मदीदों की गवाही के आधार पर पुलिस ने हमलावर का एक कंपोजिट स्केच तैयार किया। एक ऐसी तस्वीर जो बाद के सालों में इस केस से जुड़ी हर किताब, हर रिपोर्ट, हर डॉक्यूमेंट्री में इस्तेमाल हुई। भारी बदन, चश्मा पहने एक गोरा आदमी, छोटे बाल। यही वो हुलिया था जो अब पूरे अमेरिका के जहन में बस गया। पॉल स्टाइन की मौत की जांच में एक और अहम सबूत मिला। कैब के अंदर से खून से सने लेटेंट फिंगरप्रिंट्स। ये जोडियाक केस का सबसे ठोस फोरेंसिक सबूत माना जाता है, क्योंकि ये सीधे उस रात उस अपराध से जुड़ा था। सालों बाद भी जब भी कोई नया संदिग्ध सामने आता है, इन्हीं फिंगरप्रिंट से उसका मिलान करने की कोशिश की जाती है। हालांकि आज तक कोई निर्णायक मैच नहीं मिला। पॉल स्टाइन की हत्या इस मायने में भी बाकी हमलों से अलग थी कि इस बार पीड़ित कोई जवान कपल नहीं था, कोई लवर्स लेन वाली सुनसान जगह नहीं थी। ये एक अकेला आदमी था, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए काम कर रहा था, एक भरे पूरे रिहायशी इलाके में रोशनी वाली सड़क पर। इससे पहले हर बार जोडियाक अपनी खुद की गाड़ी में आता था और कपल्स की पार्क की हुई गाड़ी के पास पहुंचता था। इस बार उसने खुद टैक्सी बुलाई, खुद उस अजनबी ड्राइवर को अपनी मंजिल तक ले जाने दिया और फिर उसे मार डाला। यह बदलाव इस बात का संकेत था कि हत्यारा अब अपने तरीकों में और लचीला और खतरनाक होता जा रहा था। किसी एक पैटर्न से बंधा नहीं रहना चाहता था। बाद की चिट्ठियों में जोडियाक ने यह भी लिखा कि अब वो अपने आगे के अपराधों का ऐलान नहीं करेगा, बल्कि उन्हें आम डकैतियों, गुस्से में की गई हत्याओं या हादसों जैसा दिखाने की कोशिश करेगा। इस एक वाक्य ने आने वाले सालों में जांचकर्ताओं के लिए एक भयानक संभावना खोल दी। क्या जोडियाक ने पॉल स्टाइन की हत्या के बाद भी लोगों को मारना जारी रखा, बस इस बार बिना किसी चिट्ठी के, बिना किसी दावे के, ताकि कोई उसे पकड़ न सके? ये सवाल आज तक खुला है।
कई अनसुलझे मर्डर केसों को समय समय पर जोडियाक से जोड़ने की कोशिशें हुई हैं, लेकिन कोई भी आधिकारिक तौर पर पुष्ट नहीं हो पाया। पॉल स्टाइन की शर्ट का जो टुकड़ा जोडियाक ने भेजा था, उसके बाद भी उसने कई और चिट्ठियों में शर्ट के और छोटे टुकड़े भेजे, जैसे वो बार बार ये याद दिलाना चाहता हो कि वो ही असली हत्यारा है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि शर्ट का एक हिस्सा आज तक गायब है और पॉल की चाबियां और बटुआ भी कभी बरामद नहीं हुए। शायद हत्यारे ने उन्हें अपने पास बतौर यादगार रख लिया हो, जैसा कि कई सीरियल किलर्स करते हैं। पॉल स्टाइन की हत्या जोडियाक केस की आखिरी आधिकारिक तौर पर पुष्ट हत्या मानी जाती है। इसके बाद का इस सालों में चिट्ठियां आती रहीं, धमकियां आती रहीं, दावे आते रहे, लेकिन कोई नई मौत पुख्ता तौर पर जोडियाक से नहीं जोड़ी जा सकी। यही वजह है कि प्रेसिडियो हाइट्स की वो रात, उस टैक्सी की वो आखिरी सवारी इस पूरी कहानी में एक निर्णायक मोड़ मानी जाती है। यहीं से जांच का वो दौर शुरू होता है जो अगले 50 सालों तक चलेगा, जिसमें एक जासूस अपनी पूरी जिंदगी इस केस को सुलझाने में लगा देगा। पॉल स्टाइन का परिवार, उसकी पत्नी, उसके करीबी इस हादसे से कभी पूरी तरह उबर नहीं पाए। एक आम आदमी जो सिर्फ अपनी पढ़ाई का खर्च चलाने के लिए रात की शिफ्ट में टैक्सी चला रहा था, उसे बस इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो गलत वक्त पर गलत सवारी को अपनी गाड़ी में बिठा बैठा। कोई रंजिश नहीं, कोई पुरानी दुश्मनी नहीं, सिर्फ एक इत्तेफाक जिसने उसकी जान ले ली। और उस रात के बाद जैसे जैसे चिट्ठियां आती गईं, बच्चों को धमकियां मिलती गई, पुलिस की उस चूक की कहानी लोगों के बीच फैलती गई। जोडियाक सिर्फ एक हत्यारा नहीं रहा, वो एक ऐसा भूत बन गया जिससे पूरा शहर डरने लगा। कोई नहीं जानता था कि वो कौन है, कहाँ है और अगला निशाना कौन होगा। अगले एपिसोड में हम मिलेंगे उस जासूस से जिसने अपनी पूरी जिंदगी इस एक केस को सुलझाने में झोंक दी। डिटेक्टिव डेव तोशी की कहानी, उनका जुनून, उनकी नाकामियां और वो सैकड़ों सुराग जिन्होंने उन्हें कभी चैन से सोने नहीं दिया।